Okay. So good afternoon, everyone. So today we reach in the last topic of BCH CT 133, which is chemical energetics, equilibria, and functional group organic chemistry. So I am Dr. Sushovan Paladi, Assistant Professor of Chemistry, TPS College, Patna. We'll be discussing today on the final chapter, that is functional group organic chemistry 1. Okay. सो बेसिकली आज हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो है उसको देखेंगे, उसमें भी हैलोजन डेरिवेटिव जो है वो पढ़ेंगे, जैसे प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एल्किल हैलाइड, एराइल हैलाइड्स। तो ये सारे चीज हम लोग पहले पढ़ेंगे पहला स्लाइड्स में, और आगे हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके बारे में डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। वो है अल्कोहल्स, फेनॉल्स, मतलब एलिफेटिक अल्कोहल्स, एरोमेटिक अल्कोहल जस्ट एज फेनॉल्स, उसके बाद ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, so basically this is a vast lecture, but we have to complete with this session, so let's finish it as fast as possible with a compact mode. Okay, so basically पहले अगर हम बात करेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, जिसमें एक्चुअल आता है कि बेंजीन। ठीक है, बेंजीन जो वर्ड है वो एक्चुअली डिराइव हुआ है गाम बेंजोइन से, that is benzoin resin and aromatic resin. The organic compounds are arbitrarily classified in aliphatic. Organic compounds को generally दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, कुछ एलिफेटिक है और कुछ पोर्शन है एरोमेटिक। एलिफेटिक मीन फैटी एसिड, और फैटी एसिड आर वन ऑफ द मोस्ट मेंबर ऑफ दिस क्लास। जैसे नेचुरल सोर्स जो होता है, नेचुरल सोर्स से जो है रेजिन, बाल्सम्स, एरोमेटिक ऑयल्स, इसमें क्या है एक ऑर्डर अलग से होता है जिसको एरोमेटिक के नाम पे दिया गया है। तो एलिफेटिक मतलब फैटी साइड, एरोमेटिक मतलब एक प्लीजेंट ऑर्डर रहेगा जो स्मेल से। नेक्स्ट जो है वो है 1 मिनट, नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली दो टाइप का होगा, एक बेंजीनोइड स्ट्राइप और एक नॉन बेंजीनोइड। तो बेंजीनोइड जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हुकेल्स रूल फॉलो करता है। हुकेल्स ने क्या कहा था कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा, वो डिपेंड करेगा हुकेल्स रूल के ऊपर। तो हुकेल्स ने बोला था कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड अगर प्लानर होगा और उसमें अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो दैट सिस्टम वी कैन कॉल्ड एज ए एरोमेटिक सिस्टम। नेक्स्ट, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक का डिफरेंस ये है कि एरोमेटिक में द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक, एंटी एरोमेटिक में द मॉलिक्यूल इज मतलब साइक्लिक, मतलब दोनों केस में जो मेन चीज है कि दोनों साइक्लिक होगा। एरोमेटिक के केस में भी प्लानर है, एरोमेटिक के एंटी एरोमेटिक के केस में प्लानर है। एरोमेटिक के केस में भी कॉन्जुगेशन रहेगा, एंटी एरोमेटिक के भी केस में कॉन्जुगेशन रहेगा। तो फिर डिफरेंस क्या है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में? द डिफरेंस इज दैट एरोमेटिक के केस में 4n+2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जहां n = 0 से शुरू होगा, और मॉलिक्यूल जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा दैट विल बी एंटी एरोमेटिक, जहां n 1 से शुरू होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्टेबल, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली अनस्टेबल। तो एरोमेटिक कंपाउंड जनरली क्या है, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन से स्टेबिलिटी मिलता है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही लो टेम्परेचर जैसे -100 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टेबिलाईज होता है। बेसिकली क्या है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के दोनों जो सिस्टम है, इसमें जो कंडीशन फेल करता है दैट विल कम्स ऑन नॉन एरोमेटिक सेशन। दैट मीन्स अगर उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा बट इट इज नॉट प्लानर, दैट मीन्स दैट कंपाउंड वी कैन से एज नॉन एरोमेटिक। बेसिकली
बेंजीन के केस में जैसे 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दैट मीन्स इन हुकेल्स रूल 4n का वैल्यू अगर 1 होगा तो दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो दैट इज एरोमेटिक। ओके, जनरली 4n इज इक्वल्स टू, अगर n के केस में 1 रहेगा तो 4n2, दैट इज अगर साइक्लोब्यूटाडाइन अगर होगा तो उसके केस में क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अब हम लोग अगर देखेंगे कुछ एनायन कैटायन के बाद साइक्लिक सिस्टम, जब पेंटासाइक्लिक जो बॉन्ड होता है उसमें क्या है, एक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर नेगेटिव होगा मतलब क्या है, दो दो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ दो और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन और इन्वॉल्व हो रहा है, तो टोटल सिस्टम इज 6 इलेक्ट्रॉन, तो दिस सिस्टम इज एरोमेटिक 6 पाई। बट अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है बट कॉन्जुगेशन पे है तो ओनली 4 इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन जो होता है दैट इज हाईली अनस्टेबल, दैट इज एंटी एरोमेटिक। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो सिस्टम है वो रेडिकल भी बन सकता है, कैटायन भी बन सकता है, एनायन बन सकता है, बट जनरली एनायन इज हाईली स्टेबल ड्यू टू इट्स एरोमेटिसिटी। सिमिलरली हेप्टाट्राइनाइल सिस्टम के केस में भी होगा, यहाँ भी नेगेटिव जो होगा दैट इज 8 पाई, दैट मीन्स एंटी एरोमेटिक, अगर इस केस में होगा दैट इज एरोमेटिक। सिमिलरली ऑक्सीजन अगर हेटेरो एरोमेटिक के केस में देखेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इन्वॉल्व रहता है पूरा सिस्टम में, तो दैट इज 2 + 2 + 2, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4n + 2 इलेक्ट्रॉन। सो ऑल these compounds are like a aromatic compound। ओके, नाउ बात करते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में। इनिशियली बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, केकुले ने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है कि जिसमें आइदर इस फॉर्म हो सकता है बट इस और एक इस फॉर्म होता है, और दीवार ने ऐसा करके एक मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे। बट जनरली अगर देखा गया है ना इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है ना किसी में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसका बीच वाला जो कैरेक्टर है उसको फॉलो करता है। इसीलिए जो ये सिस्टम है इसको एक्चुअली इक्विलिब्रियम सिस्टम में हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर 6 के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में। बेंजीन में जनरली क्या है, बेंजीन में जो है टोटल 6 कार्बन सेंटर और 6 हाइड्रोजन रहता है, C6H6, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर में, पाई लोब जो है वो पाई लोब अपने आप में इंटरेक्ट करता है और ऐसे ऊपर और नीचे एक पाई क्लाउड का मतलब पाई क्लाउड रहता है। ठीक है, बेंजीन में। और जो बॉन्ड एंगल होता है जनरली बॉन्ड एंगल, इंटरनल बॉन्ड एंगल और हाइड्रोजन कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल दैट इज 120 डिग्री, बिकॉज ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज। क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। Next, the word benzene derives from gum benzoin, benzene aromatic resin। Okay, okay। The physical properties क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है कि स्वीट स्मेल है और गैसोलीन के साथ माने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ गैसोलीन फॉर हाई ऑक्टेन नंबर क्रिएट करने के लिए। अच्छा, नॉन पोलर इन नेचर, कार्सियोजेनिक है। ठीक है, इसलिए इसको सॉल्वेंट के तौर पे यूज नहीं किया जाता है। एजियोट्रोप मिक्स में इसको यूज किया जाता है वाटर के साथ मिक्स करके, मतलब कोई भी कंपाउंड में वाटर निकालना है तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर किया जाता है, जिसमें वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर में घट जाता है। लाइटर देन वाटर एंड इट्स डेंसिटी कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी 80.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इवापोरेट्स इनटू एयर वेरी क्विकली एंड इट्स वेपर आर हेवियर देन एयर, इसलिए डिपोजिट भी होता है। जनरली कहाँ कहाँ बेंजीन यूज होता है, पेंट, लिकर, वार्निश, ग्लूज, फर्नीचर, डिटर्जेंट, थिनर, ये सारे चीज में यूज होता है। ये सब छोड़ के भी इंटरमीडिएट कुछ चीजों में सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। बेसिकली बेंजीन का कार्सिनोजेनिक मतलब जो कैरेक्टर है, इसके वजह से बेंजीन को इस्तेमाल करना, मतलब जो IARC इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑफ कैंसर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA और AML एक्वायर्ड माइलोइड ल्यूकोमिया, ठीक है, ये तीनों टर्म हम लोगों को जानना है। तो 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट ने और रिसर्च
एजेंसी ने उन्होंने क्या किया, देखा कि बेसिकली ल्यूकोमिया और ब्लड कैंसर के लिए बेंजीन इज रेस्पॉन्सिबल, सो बेंजीन को सिस्टम से मतलब कार्सिनोजेनिक नेचर के वजह से बेंजीन को हटा दिया गया है। बेंजीन अगर हम लोग इनहेल कर लेते हैं तो उसमें जनरली वो डीएनए का चेंज कर सकता है, रेड ब्लड सेल को मार सकता है, एनीमिया सिस्टम क्रिएट कर सकता है। उसको छोड़ के भी वोमिटिंग, इरिटेशन, स्लीपनेस, ड्रॉनीनेस, रेगुलर हार्ट बीट, हेडेक, ट्रिमर्स, अनकॉन्शियसनेस, ये सारे जो ये प्रॉब्लम्स है ये भी क्रिएट कर सकता है। बेंजीन कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए जो मेथड है वो पहला मेथड है, 1 मिनट। ओके, सो व्हाट अबाउट बेंजीन प्रिपरेशन? बेंजीन प्रिपरेशन मतलब एक हम कर सकते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटाइजेशन के थ्रू और हाइड्रोफॉर्मिंग रिएक्शन के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। जो हाइड्रोकार्बन को एरोमेटाइजेशन मतलब लॉन्ग चेन जो है एन हेक्सेन, कोई कैटालिस्ट के प्रेजेंस में बेंजीन कर सकते हैं। प्लाटिनम कैटालिस्ट के एन हेप्टेन से टोलुइन बना सकते हैं, एन ऑक्टेन से जाइलिन, और नहीं तो इथाइल बेंजीन भी बन सकता है। सिमिलरली अगर फेनॉल को हम लोग अगर जिंक डस्ट से रिडक्शन करेंगे तो भी बेंजीन बन सकता है। डायजोनियम सॉल्ट, अगर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो एमोनिया से होगा उसमें हम लोग हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो भी बेंजीन बन सकता है। डीकार्बोक्सिलेशन जो रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन है, उस रिएक्शन से भी डीकार्बोक्सिलेशन करके हम लोग बेंजीन बना सकते हैं। और क्या क्या प्रोसीड्यूर हम लोग यूज कर सकते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फोनिक एसिड कर सकते हैं, हाइड्रो डी एल्काइलेशन भी कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर में अगर टोलुइन को हाइड्रो डी एल्काइल मतलब CH3 रिमूव करके भी हम लोग बेंजीन बना सकते हैं। और एक है हाइड्रो डी एल्काइलेशन ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन मतलब एसिटिलीन को अगर कॉपर ट्यूब में, अगर रेड हॉट कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में पास किया जाएगा तो 3 एसिटिलीन मिलके वो अपने आप में रीअरेंज होके बेंजीन तैयार होता है। और भी है डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ये सारे जो है प्रोसीड्यूर है इसमें। अब हम लोग बात करेंगे एल्काइल बेंजीन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। दैट्स ऑल आर बेंजीन। एल्काइल बेंजीन प्रिपरेशन जनरली किया जाता है फ्रीडिल कप रिएक्शन से। फ्रीडिल कप रिएक्शन क्या होता है कि बेंजीन में इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड कोई भी एक एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके मिथाइल बेंजीन जो है वो बनाया जाता है। और अगर हम इस केस में RCl कोई भी और दूसरा R लगा देंगे तो उसमें क्या होगा, एल्किल बेंजीन तैयार होगा। जैसे बेंजीन के साथ अगर इथाइल क्लोराइड ऐड कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, इथाइल बेंजीन हम लोगों को मिल जाएगा। ब्रोमोबेंजीन अगर, फिर दूसरा जो रिएक्शन है वो है उर्च-फिटिक रिएक्शन, जिसमें क्या होता है ब्रोमोबेंजीन अगर कोई भी और एक ब्रोमो इथेन के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हम लोगों को इथाइल बेंजीन मिल सकता है। बट बेसिकली इस रिएक्शन में प्रॉब्लम जो है वो है कि इसमें जो ब्रोमोबेंजीन है वो खुद इंटरेक्ट करके डाइफिनाइल रिंग सिस्टम तैयार कर सकता है, और ब्रोमो इथेन जो है वो भी दोनों मिलकर मतलब एन हेक्सेन बन सकता है। मतलब ऐसा करके मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इसमें हो सकता है। ग्रीनर रिएजेंट अगर हम लोग कोई भी ब्रोमो इथेन के साथ यूज करेंगे तो इस केस में अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। अनदर इज वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। वुल्फ-किस्नर रिडक्शन मतलब कार्बोनिल, अगर कोई एसिटोफेनॉन इस तरह का कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा, इसमें अगर हम लोग जो NH2 हाइड्रोजीन अगर हम लोग ऐड करके KOH वाटर के साथ इस रिडक्शन कर देंगे तो इथाइल बेंजीन तैयार होगा।
क्लीमेंसन रिडक्शन करके एल्डिहाइड ग्रुप को भी रिडक्शन करके CH थ्रू हम लोग बना सकते हैं। और एक है कि रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो क्या है, नाइट्रेशन कर सकते हैं, जैसे बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें बेंजीन को क्या कर सकते हैं, बेंजीन में HNO3 और H2SO4 दे देंगे तो H2SO4 और HNO3 मिल के नाइट्रोनियम आयन तैयार होगा, जो नाइट्रोनियम आयन बेंजीन के साथ रिएक्ट करके NO2 फॉर्म होगा। जनरली दूसरा जो रिएक्शन है वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन कैसे होगा, हेलोजिनेशन के लिए हेलोजन उसके साथ एक कैटलिस्ट, जैसे आयरन कैटलिस्ट यूज करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, यदि FeCl3, क्लोरीन के केस में FeCl3, ब्रोमीन के केस में FeBr3 ऐसे यूज करेंगे तो हम लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग जो एलोमेटिक हेलोबेंजीन वो हम लोगों को मिल जाएगा। और आयोडीन के केस में हम लोग कॉपर के इस्तेमाल से कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर के प्रेजेंस में आयोडीन को आयोडीन प्लस में कन्वर्ट करेगा, फिर वो आयोडीन प्लस बेंजीन के साथ मिलकर आयोडोबेंजीन तैयार होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन हैज द फॉलोइंग ऑर्डर, I2 लेस देन Br2 लेस देन Cl2। दैट मीन बेंजीन के साथ अगर रिएक्शन करना है, पहले आयोडीन रिएक्शन करेगा, उसके बाद ब्रोमीन रिएक्शन करेगा, उसके बाद क्लोरीन रिएक्शन करेगा। अब हाइड्रेशन के बाद अगर करेंगे, वो क्लोरीनेशन दूसरे प्रकार जो होता है वो HOCl हाइड्रोक्सी क्लोराइड अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस Cl प्लस जनरेट करता है, उस Cl प्लस क्या करेगा, बेंजीन के साथ क्लोरोबेंजीन बना सकता है। सल्फोनेशन कैसे होगा, अगर इन प्रेजेंस ऑफ SO3 और H2SO4 अगर रिएक्शन करेंगे, जिसमें SO3 एक्चुअली एक सेंटर होता है जिस सेंटर में हाईली पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो दिस केस में जो होगा, दिस इज मतलब हाईली ऐसे इस प्रकार के रिएक्शन से हम लोग SO3 सल्फोनिक एसिड हम लोग बना सकते हैं। फ्रीडिल कप, अब हम लोग आते हैं कि रिएक्शन, फ्रीडिल कप रिएक्शन और फ्रीडिल कप रिएक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसके बारे में डिटेल हम लोग जानकारी लेंगे। फ्रीडिल कप रिएक्शन जो होता है अल्काइलेशन रिएक्शन, वो है जो एरोमेटिक बेंजीन है उसके साथ एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 अगर करेंगे तो उसमें हम लोगों को इस प्रकार का सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है, एल्किल बेंजीन हम लोगों को मिलेगा। जनरली कैसे रिएक्शन होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो एल्किल हैलाइड है उसके साथ रिएक्शन करके टर्शियरी कैटायन और कैटायन तैयार कर लेता है, उस कैटायन ऑफ बेंजीन के साथ रिएक्शन करके ऐसा हो सकता है। तो दिस इज वन प्रोसीड्योर। और एक हो सकता है कि एक मतलब एक कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है प्राइमरी के केस में, जहां बेंजीन रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना सकता है। जनरली एल्किल हैलाइड में भी आयोडीन जो है एल्किल आयोडाइड वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड, उसके बाद एल्किल क्लोराइड, उसके बाद एल्किल क्लोराइड। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है कि एक बार अगर एक इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो जो सिस्टम का जो है मतलब बेंजीन रिंग का जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाता है, उसके वजह से फिर RH AlCl3 के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, मल्टी और मोर मतलब जो एल्किल ग्रुप उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो अगर हम लोग अगर फ्रीडिल कैप का और एक रिएक्शन का लिमिटेशन है कि फ्रीडिल कैप के केस में हम लोग बेंजाइल मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जैसे एल्किनाइल हैलाइड, इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर रहेगा बेंजीन में तो डीएक्टिवेटेड ग्रुप में भी कंपाउंड में भी कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ओके, सो बेसिकली क्या होता है अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जो ग्रुप रहेगा उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अब लिमिटेशन ऑफ फ्रीडिल कप एल्काइलेशन, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है कि NH2 जो है अगर एनिलिन, ये तो हम लोग पहले पढ़े कि ओवर एल्काइलेशन हो सकता है, एल्किलाइन हैलाइड और एराइल हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, डीएक्टिवेट रिंग के साथ भी नहीं करेगा, बट अगर फिनोल और एनिलिन भी रहेगा
तो उस केस में भी रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो NH2 ग्रुप है वो AlCl3 के साथ रिएक्शन करके जो एडक्ट बना देता है, वो एडक्ट फिर और रिएक्शन जो रिंग है वो रिंग को डीएक्टिवेट कर लेता है और फिर रिएक्शन नहीं होता है। और एक केस है जो रीअरेंजमेंट, अगर मान लीजिए हमको इस प्रकार का लॉन्ग चेन मतलब हमको बनाना है, ठीक है, लॉन्ग चेन मतलब अगर प्रोपाइल रिंग इनकॉर्पोरेट करना है, तो प्रोपाइल रिंग के केस में हम लोग क्या करेंगे, प्रोपाइल क्लोराइड लेके AlCl3 के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। बट क्या होगा इस केस में, हम लोग को जो देखने को मिलता है वो है कि प्रोपाइल क्लोराइड में दिस हाइड्रोजन, this is 1 degree carbocation, and if it is shifting here, then it is secondary carbocation is forming। अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, दिस पोजीशन विल बी मोर स्टेबल, सो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा, दिस प्रोडक्ट विल बी माइनर। ओके, सो इसी वजह से हम लोगों को क्या होता है, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम में हम लोग रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, और हम लोग कोई भी लॉन्ग चेन एल्काइलेटेड प्रोडक्ट हम लोगों को नहीं ऑब्टेन होगा। सेकेंड जो होता है वो है 3D के एसाइलेशन। एसाइलेशन कैसे होगा, एसाइल क्लोराइड के साथ, एसाइल क्लोराइड मतलब कोई भी एसिटाइल क्लोराइड, कोई भी क्लोराइड उसके साथ अगर बेंजीन का जो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 जो एसाइलियम आयन के थ्रू होगा रिएक्शन, इस केस में हो सकता है। तो दिस रिएक्शन आल्सो पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड आल्सो। इसका जो एडवांटेज है वो है, हम लोग को जो प्रोपाइल बेंजीन बनाना है, जो हम लोग पहले केस में नहीं बना पा रहे थे, उसको कैसे बनाएंगे, उसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि पहले हम लोग ऐसा प्रोपानाइल क्लोराइड के साथ पहले एसाइलेशन रिएक्शन कर देंगे, फिर जिंक Hg और HCl से इस जो बॉन्ड है ये बॉन्ड को हम लोग रिडक्शन करके ऐसा प्रोडक्ट हम लोग बना देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जनरली जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे अटैक करता है, फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक होता है। तो दिस इज जनरली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, जहां पहले इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन के केस में क्या होगा, डबल बॉन्ड पहले एडिशन होता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच होगा। अब जो है, अब हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में जो बेंजीन है, बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैच होगा तो पहले ऐसा कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, वहां रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगा, फिर क्या होगा, हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज लाइक नॉट एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो एरोमेटिक कंपाउंड जनरली एडिशन प्रोडक्ट नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होता है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ऐसे फॉर्म होता है, फिर ऐसा करके यहाँ चेंज होता है, ठीक है। अब देखेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन अगर होगा तो उस केस में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ जो H न्यू मतलब इन प्रेजेंस ऑफ फोटो कैटालिस्ट और फोटोलाइट, उसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड है उसमें क्लोरीन अटैच हो सकता है। रिडक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन को अगर हाइड्रोजन के साथ अगर रिडक्शन किया जाएगा, दैट विल बी फॉर्म एज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। बेंजीन को अगर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट होगा तो ऐसे होगा। और अगर पार्शियल रिडक्शन हम लोग करना चाहते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथानॉल, इसमें भी हम लोग इसको पार्शियल रिडक्शन कर सकते हैं। पार्शियल रिडक्शन में क्या होगा, इसको बार्च रिडक्शन कहा जाता है। इसमें पहले सोडियम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ नेगेटिव होगा, फिर दिस नेगेटिव आयन अनदर सोडियम के साथ मिलकर अनदर नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। तो दोनों साइड में इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल दोनों साइड में हाइड्रोजन कैप्चर होगा, और दिस इज अगर देखा जाएगा 1 2 एंड 3
4 5 1 2 4 5 देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 एंड 4 5 डाई इनाइल कंपाउंड तैयार होता है इन बाथ रिडक्शन। अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें, ओरिएंटेशन की बात किया जाए, तो उसमें जनरली देखा जाता है कि मिथाइल बेंजीन जो है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। अगर देखेंगे जनरली अगर बेंजीन रिंग में Na2OH OR इस तरह का कोई ग्रुप रहेगा तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन मतलब ओरिएंटेशन इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन होगा कहाँ होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी रहेगा CHO COR COOR CN NO2 NR3 तो इस केस में कहाँ होगा। देखा गया है अगर आई ग्रुप रहता है मिथाइल बेंजीन, अगर बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन, जनरली रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है, रिएक्टिविटी मिथाइल बेंजीन का ज्यादा है, क्योंकि जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उस केस में एक ऐसा पॉजिटिव केस पॉजिटिव सिचुएशन रहेगा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स तैयार होगा जिस पॉजिटिव आयन को जो मिथाइल है मिथाइल प्लस आई इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज कर सकता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो भी स्टेबलाइज कर सकता है, बट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो इसको स्टेबलाइज नहीं कर सकता है। ओके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ओरिएंटेशन। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ओरिएंटेशन मतलब जो फेनॉल है, फेनॉल के केस में अगर 3 प्रकार का प्रोडक्ट हो सकता है, ऑर्थो प्रोडक्ट, मेटा प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट। क्लोरीन के केस में भी 3 प्रोडक्ट हो सकता है, बट देखा गया है इन प्रेजेंस ऑफ फेनॉल ऑर्थो एंड पैरा इज द मेजर वन एंड मेटा इज वेरी लेस। Similarly, chlorine के केस में भी para and ortho product is major and meta product is minor. So why? Because अगर but for nitrobenzene, नाइट्रोबेंजीन के केस में ऑर्थो और मेटा बहुत ही, ऑर्थो एंड पैरा इज वेरी लेस, ओनली 7% एंड 2%, एंड मेटा प्रोडक्ट इज हाई। तो कुछ है जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और कुछ ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर, और कुछ होता है जो मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर। तो जनरली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सी है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो है जैसे NH2OH OCH3 NaCOCH3 बेंजीन और CH3, इस टाइप का ग्रुप रहेगा तो ये मतलब ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और सेकेंड जो होता है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर्स, दैट इज आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इस तरह का होगा। तो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्ट ही करेगा बट ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेट रहेगा। और मेटा कौन से है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जिस केस में मेटा डायरेक्टिंग होगा, जैसे NCH3 NO2 CN, इस प्रकार का। तो कैसे होता है जनरली अगर देखेंगे कि OH के केस में NO2 जब अटैक होगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो देखिए वहां OH का नीचे आ गया है, माना OH का जस्ट नेक्स्ट टू O कार्बन पे आ गया है। तो यहाँ अब ऑक्सीजन विथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस सेंटर को स्टेबिलाईज कर सकता है। बट इन केस ऑफ मेटा दिस पॉजिटिव चार्ज इज फार फ्रॉम दिस वन, बट इन पैरा द सिमिलर सिचुएशन इज कमिंग। सो दैट्स व्हाई अगर देखेंगे तो फेनॉल के केस में ऑर्थो एंड पैरा इज द मेजर बट मेटा इज लेस। सिमिलरली CH3 के केस में भी सेम केस है, इलेक्ट्रॉन आई प्लस आई ग्रुप के प्रेजेंट से दिस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर पा रहा है, बट सेम सिचुएशन मेटा के केस में नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग पूरा सिस्टम को बात करें तो अगर बेंजीन जो अगर होगा वो हाई एनर्जी रहेगा, क्योंकि बेंजीन से ज्यादा एक्टिवेटर है CH3, बट अगर मेटा अटैक करेगा तो हाई एनर्जी, बट ऑर्थो और पैरा अटैक करेगा वो लोअर एनर्जी होगा। सिमिलरली फॉर नाइट्रो के केस में क्या है, नाइट्रो के केस में ऑलरेडी नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और वहां पॉजिटिव, मतलब दिस टू ऑर्थो एंड पैरा विल बी वेरी वेरी हाई एनर्जेटिक, मेटा इज लेस एनर्जेटिक। तो अगर बेंजीन क्योंकि सबसे स्टेबल है उसमें से नाइट्रोबेंजीन है वो डीएक्टिवेटर है, तो ऑर्थोपेटा इज हाईली एनर्जेटिक एंड मेटा विल बी लो एनर्जेटिक।
एंड अगर क्लोरीन का बात करें, क्लोरीन क्या है, क्लोरीनेटेड जो बेंजीन है दैट इज विल बी वेरी वेरी, क्लोरीन जो बेंजीन में रिंग में है दैट विल बी वेरी वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, क्लोरीन बेंजीन के अंदर में जो है। और क्या होता है, बेंजीन के अंदर जो मतलब डीएक्टिवेट करता है, बट जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्लोरीन अपना जो इलेक्ट्रॉन है उससे स्टेबलाइज कर सकता है। तो पैरा और ऑर्थो के केस में, इस दोनों केस में भी जो है क्लोरीन कंपाउंड जो है स्टेबलाइज कर सकता है, बट मेटा के केस में वो नहीं कर सकता है। इसीलिए बेंजीन जो है, बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे वो स्टेबिलिटी वो सबसे अच्छा है। उसके बाद क्लोरोबेंजीन उससे एनर्जेटिक है, बट अगर मेटा अटैक करेगा वो हाई एनर्जेटिक, बट ऑर्थोपैरा उससे लेस होगा, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन साइड में रिएक्शन करेगा कि बेंजीन रिंग पे रिएक्शन करेगा, वो डिपेंड करेगा हम कैसे रिएक्शन कराएंगे। जैसे FeCl3 ऐसे अगर हम लोग अच्छे मतलब रिएक्शन कंडीशन पुट करेंगे वहां जनरली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलेगा। बट अगर हमारे पास इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू मतलब लाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करेंगे तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा, साइड में रिएक्शन करेगा। तो जैसे रिएक्शन कैसे होता है, क्लोरीन पहले क्लोरीन रेडिकल फॉर्म होगा, फिर क्लोरीन के साथ ऐसा रिएक्शन करके फिर यहाँ रेडिकल होगा, फिर दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, जो जैसे चेन रिएक्शन होता है उस प्रकार से होगा। अब मान लीजिए कि आपके पास जो सिस्टम है इसमें इथाइल बेंजीन है, तो इथाइल बेंजीन के केस में आपने कैसे रिएक्शन करिएगा। इस केस में जो प्रॉब्लम है, जो CH2CH3 है, दिस CH2 इज विल बी नाउ कंबाइन विथ क्लोरीन। कंबाइन करके क्या होगा, दो रेडिकल फॉर्म हो सकता है, सेकेंडरी रेडिकल और एक प्राइमरी रेडिकल। बट व्हिच वन इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो सेकेंडरी प्रोडक्ट इज 91%, प्राइमरी प्रोडक्ट इज 9%। अब ऑक्सीडेशन अगर करेंगे तो कोई भी सब्सटेंस होगा उसमें अगर हम लोग, हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री इसमें रहेगा, तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी में भी दो कंडीशन होता है, मतलब CH3 CH2 CH2 CH3 और CH CH3 होल 2, ये तीनों केस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये COOH में कन्वर्ट होगा। बट इन केस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल उस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा और दोनों साइड में मिथाइल रहेगा, तो इट विल फॉर्म डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करेंगे एल्किल हैलाइड्स का। एल्किल हैलाइड्स कैसे होगा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन जैसे हो सकता है। एल्किल हैलाइड मतलब एल्काइल सिस्टम में जो होगा, और एक होगा एरोमेटिक सिस्टम में। तो पहले हम लोग एल्किल सिस्टम में बात करेंगे। एल्किल सिस्टम में देखिए यहाँ एक गलत है, CH3CH2Br होगा, दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड। दिस इज CH2, दिस इज एलाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजाइल पोजिशन, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, एंड दिस इज देखिए ये भी 1 डिग्री है, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी। अब अगर CH2Cl2 मतलब एक ही कार्बन में अगर होगा, जैसे डाइक्लोरो हो सकता है, ट्राइक्लोरो हो सकता है, टेट्राक्लोरो हो सकता है, और जेमिनाल भी हो सकता है, 1-1 पोजीशन पे हो सकता है, जैसे CH3 CH2Cl2 ये भी हो सकता है जेमिनाल हैलाइड। और एक हो सकता है विसिनाल, मतलब 1 में है 2 में है, तो डाइब्रोमाइड के केस में 1-2 डाइब्रोमो, 2-3 डाइब्रोमो हो सकता है। तो इस प्रकार का हो सकता है। कहाँ से एल्किल हैलाइड बनाया जा सकता है, एल्किल हैलाइड जनरली HX रिएक्शन करके, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसके साथ अल्कोहल का रिएक्शन करके, नहीं तो अल्कोहल के साथ PCl3 SOCl2 इसके साथ रिएक्शन करके हम लोग बना सकते हैं। जैसे HCl HBr H करके, HCl नॉर्मली अगर HCl HBr कोई भी एल्किन में ऐड कर देंगे तो हम लोगों को सेकेंडरी मिल सकता है। बट इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड अगर HBr ऐड करेंगे, एक थोड़ा स्ट्रक्चर इसमें गलत है, दिस इज 1 ब्रोमो होगा, इस पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है। फ्रॉम एल्केन कैसे कर सकते हैं, एल्केन को अगर सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो बन सकता है, और ऐसे बेंजाइल में भी हम लोग मिथाइल मतलब टोलुइन में भी अगर क्लोरीन देके कर सकते हैं वो भी हो सकता है। 1 प्रोपीन में भी ब्रोमीन करके हाई टेम्परेचर करके कर सकते हैं, 1 प्रोपीन में भी रूम टेम्परेचर करके वो भी हम लोग बना सकते हैं।
तो बेसिकली एल्किल हैलाइड जो है उसमें क्या है, एनबीएस देके हम लोग बना सकते हैं। एनबीएस क्या है, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन डॉट देता है, इसीलिए एल्किन में अगर एनबीएस ट्रीट करेंगे तो इसमें डाई प्रोडक्ट ना होके ओनली सिंगल ब्रोमीन प्रोडक्ट होगा। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे हम लोग देखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम लोग कोई भी X2 के साथ रिएक्शन करेंगे, कोई भी दूसरा हैलाइड के साथ, तो एल्किल हैलाइड हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके आर ब्रोमीन तैयार हो सकता है। और हैलाइड एक्सचेंज जैसे आर क्लोरीन के साथ Hg2F2, RX के साथ Ki, CCl के साथ SbF3, तो ये सब रिएक्शन करके हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन के साथ हम लोग एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड जो होता है वो एक्चुअली sp3 कार्बन है, और अगर एल्किन सिस्टम में होगा तो sp2, और मतलब अगर एरोमेटिक सिस्टम में होगा तो भी sp2। जनरली क्लोरीन क्या है, कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। ओके, और जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे इंक्रीज होता है, तो डाइपोल मोमेंट भी धीरे धीरे चेंज होता है। अब बॉन्ड लेंथ, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, इसीलिए CF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड लेंथ भी कम है 139, और बॉन्ड एनर्जी भी वेरी हाई 452। बट CCl के केस में थोड़ा लूज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि फ्लोरीन का क्लोरीन से कम है, ज़्यादा है, क्लोरीन का थोड़ा कम है, इसलिए 178, थोड़ा लेंथ भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और बॉन्ड एनर्जी धीरे धीरे लेस हो रहा है। तो दिस इज सम नेम ऑफ द एल्किल हैलाइड्स। नाउ एल्किल हैलाइड का जो प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। एल्किल हैलाइड जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जहां बैक साइड से अटैक करेगा, दूसरे साइड से ब्रोमीन निकल के चल जाएगा, तो इस प्रकार का रिएक्शन हो सकता है। जनरली रिएक्शन में क्या होता है, दिस इज SN2 रिएक्शन, SN2 ने न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ऊपर से जाके ऐसा करके नीचे से चल जाएगा, तो दिस इज द अनदर पोजीशन, तो ऊपर दिस वन। SN1 रिएक्शन कैसे होगा, SN1 रिएक्शन इज पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा और उसके बाद दोनों साइड से रिएक्शन हो सकता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन एल्किल हैलाइड, ठीक है, नॉर्मल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड। तो ये जनरली अगर देखेंगे तो इस केस में क्या है, एक इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट, एक ट्रांजिशन इंटरमीडिएट के थ्रू होता है, तो दो ट्रांजिशन स्टेट होता है इसमें, और दोनों ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन होता है। अब क्या होगा, नेक्स्ट अगर देखेंगे, SN1 रिएक्शन हैज आल्सो बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट में भी यूज होता है SN1। क्या होता है, अगर प्राइमरी के पास में अगर नियोपेंटाइल सिस्टम रहेगा, इसमें ब्रोमीन अगर निकल के चल जाएगा, तो इसमें क्या होता है, दिस CH2 will move here and then primary will be more stable carbocation will form and here attack करेगा, तो जनरली हम लोग को रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब अगर हम लोग एलाइल क्लोराइड को देखेंगे, तो एलाइल क्लोराइड इज वेरी फास्ट रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ SN1 और SN2, बिकॉज एलाइल क्लोराइड और एलाइल हैलाइड्स दे क्रिएट द एलाइल कैटायन दैट इज रीजनली स्टेबल। जैसे बेंजाइल के केस में भी सेम हो सकता है, तो यहाँ पाई एक इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हो सकता है और रिएक्शन इज वेरी फास्टर। अब एल्किल हैलाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल होगा, अगर साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो साइनाइड प्रोडक्ट होगा, और अगर सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आइसोसाइनाइड। सिमिलरली नाइट्रो कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे तो पोटेशियम नाइट्रो के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रेट के साथ तो होगा इथाइल नाइट्रेट, नाइट्राइट, ONO, और अगर Ag के साथ रिएक्शन करेंगे तो होगा NO। तो ये सारे जो है क्यों हो रहा है, ये सारे चीज आप लोग जो एसिड बेस चैप्टर है उसमें हार्ड बेस कॉन्सेप्ट में आप लोग को इसको पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि रिएक्शन विद मेटल, कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल टेट्रा मेटल कंपाउंड कर सकता है। अच्छा, एल्केन्स जो प्रिपेयर कैसे करेंगे कि एल्किल हैलाइड को अगर मैग्नीशियम के प्रेजेंस में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देंगे तो उसके साथ अगर अल्कोहल कोई भी मतलब प्रोटोनेटेड कोई सोर्स अगर रहेगा तो वो एल्केन बन सकता है।
जैसे अल्कोहल, और कैसे तरीका है अल्कोहल बनाने का, ये तो गया एल्किन बनाने का। अल्कोहल कैसे बना सकते हैं कि कोई भी जो क्विग्नार रिएजेंट को कोई भी अगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल मिलेगा। कोई ईथर, जैसे इस टाइप का ईथर, साइक्लिक ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को वो भी अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। कीटोन कैसे प्रोड्यूस करेंगे, अगर साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कीटोन प्रोड्यूस होगा। एसएनआई रिएक्शन कैसा है, एसएनआई रिएक्शन भी कर सकता है। वो क्या है, वो है कि अल्कोहल जो होगा उसको अगर मान लीजिए कि SOCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो एसएनआई टाइप रिएक्शन हो सकता है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है अल्किल हैलाइड, तो डिपेंडिंग अपॉन द सबस्टेट ये SN1 SN2 भी कर सकता है जिसमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा, और E1 E2 भी कर सकता है जिसमें एल्किन प्रोडक्ट होगा। जनरली क्या होता है, जो E1 टाइप रिएक्शन हो, पहले क्या होगा, SN1 और E1 में पहले कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। अब अगर हम लोग कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं देंगे तो बेस दे देंगे, तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट है वही प्रोड्यूस करेगा। E2 के केस में क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे न्यूक्लियोफाइल के जगह में तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके ऐसे करके वहां से निकाल लेगा और प्रोपीन तैयार करेगा। तो सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन ये है। तो कौन सी रिएक्शन, प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो है SN2 ज्यादा प्रेफर करता है, मतलब अगर वीक बेस यूज करेंगे तो SN2 होगा, मॉडरेट बेस करेंगे तो SN2 होगा, स्ट्रॉन्ग बेस अगर यूज करेंगे तो उसमें E2 हो सकता है विद इन प्रेजेंस ऑफ SN। बट अगर सेकेंडरी यूज करेंगे तो SN, अगर वीक बेस, मतलब वीक बेस के प्रेजेंस में ऑलवेज SN1 प्रेफरेबल, मतलब सब्स्टिट्यूशन, और स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ऑलवेज एलिमिनेशन। अब सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, जैसे ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट में हम लोग क्या दे रहे हैं, इस टाइप का एक कंपाउंड दे रहे हैं और एक इन मिथानॉल और इथानॉल दे रहे हैं, सोडियम इथोक्साइड एंड इथानॉल। तो क्या होगा इस केस में, देखिए मेजर जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। सिमिलरली इस केस में भी देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, बट ओनली अगर इस रिएक्शन में CH3 CH2 OH दे देते हैं, कोई बेस नहीं दे, मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं दे देते हैं, ओनली बेस देते हैं थोड़ा, तो इस केस में क्या है, देखिए देखिए यहाँ क्या है, एल्किन प्रोडक्ट भी हो रहा है, बट इस केस में देखिए ओनली यहाँ बेस है, यहाँ बेस नहीं है, ओनली सॉल्वेंट है, दैट इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इस केस में देखिए आपको ज्यादा, मतलब सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 100% मिल रहा है, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एल्किन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जब स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हम लोगों को ज्यादा मिल रहा है। अब जो है दो रूल है, एक सेडजेव रूल और एक हॉफमैन रूल, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड अगर एल्किन फॉर्म होगा ड्यूरिंग एलिमिनेशन तो उसको कहेंगे हम लोग सेडजेव प्रोडक्ट, और अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा तो उसके हम लोग कहेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। जनरली नॉर्मल जो हैलाइड्स का जो रिमूवल होता है वो सेडजेव रूल फॉलो करता है, और जो एन एन मतलब ट्राइमिथाइल एमीन का जो कंपाउंड है उस कॉम्प्लेक्स में जो रिएक्शन होता है उस केस में हम लोगों को इस प्रकार का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब एल्किल हैलाइड का यूज कहाँ है, जैसे DDT वगैरह में एल्किल हैलाइड सब यूज होता है। लैब में कैसे डिटेक्ट करेंगे एल्किल हैलाइड को, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं, लेसाइन टेस्ट कर लेते हैं, फिर लेसाइन एक्सट्रैक्ट को लेकर अगर हम लोग उसमें AgNO3 डालेंगे तो AgS का सॉलिड प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। स्ट्रक्चर अब एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड जनरली क्या होता है, sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड होता है और डीएक्टिवेटेड सेंटर है, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज। तो इसमें जो अगर हम लोगों को क्लोरीन रिमूव करना है कोई भी हैलोजन, तो फिनाइल कैटायन होता है जो वेरी वेरी डिफिकल्ट होता है। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड कोई भी लुईस एसिड के प्रेजेंस में हम लोग क्या है, एरोमेटिक जो सब्स्टिट्यूशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कर सकते हैं। जो एरोमेटिक एमीन है उसको NaNO2 HCl के साथ ट्रीट करके पहले डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद कॉपर X और HS के प्रेजेंस में एराइल हैलाइड तैयार करेंगे। फिर रेसिंग प्रोसेस क्या है,
C6H6 के साथ HCl और CuCl2 मिलके भी ये बना सकते हैं। और बाद सीमेन रिएक्शन जो है N2 प्लस Cl माइनस प्लस HBF4 से फ्लोरोबेंजीन ये भी तैयार हो सकता है। अब कैसे कैसे रिएक्शन होगा, जैसे NaOH के साथ हाई टेम्परेचर में, जैसे क्लोरोबेंजीन के साथ अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन नहीं होता है, बट अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन अगर यूज करेंगे तो फेनॉल जैसा प्रोडक्ट तैयार हो सकता है। जैसे दिस केस में क्या होता है, इस केस में दिस सेंटर इज पार्टिसिपेटिंग इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू दिस NO2। तो यहाँ आप दिया गया है कि कैसे कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जैसे इन दिस केस वी कैन सी द क्लोरो इज रिएक्टिंग विद NO2 एंड दिस क्लोरीन क्या होगा, धीरे धीरे NO2 के साथ रिएक्ट करके ऐसे फॉर्म हो सकता है। और एक जो है रेजोन क्लोरीन से स्ट्रॉन्ग बेस यूज करके बेंजाइन फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, बेंजाइन फॉर्मेशन होगा। दिस इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, पहले एलिमिनेशन हो जाएगा फिर एडिशन होगा। तो दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। और एक बेंजाइन कैसे फॉर्म होगा, बेंजाइन फॉर्म होना है तो पहले अगर देखेंगे क्लोरोबेंजीन में NaOH दे देंगे तो ONA फॉर्म होगा, सोडियम फेनोक्साइड। बट अगर दिस इन पोजीशन अगर NaOH2 से ऐड कर देंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, दिस पोजीशन से हाइड्रोजन लेकर दो पोजीशन क्रिएट कर सकता है, यहाँ बेंजाइन फॉर्म करेगा लाइक दिस। पहले हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ से HCl, तो ऐसे करके रिमूव करके दिस बेंजाइन फॉर्म करेगा। अब इस बेंजाइन में पहले NH2 अटैक करके यहाँ नेगेटिव होगा, जो फिर एक एमोनिया के साथ रिएक्ट करके यहाँ हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो एक से 2 प्रोडक्ट और 3 प्रोडक्ट दोनों मिल सकता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो पहले हम बता दिए हैं कि ऑर्थो एंड पैरा ओरिएंटिंग, मेटा में रिएक्शन नहीं होता है। सिमिलरली अगर हम लोग ऐसे क्लोरीन FeCl3 करेंगे तो ऑर्थो पैरा होगा, नाइट्रेशन करेंगे तो ऑर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रो, सल्फोनेशन करेंगे ऑर्थो सल्फोनेशन पैरा सल्फोनेशन। ठीक है, सिमिलरली CH3Cl के साथ अगर फिडिल का रिएक्शन, वो भी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। नेक्स्ट एराइल हैलाइड के जो बात करेंगे वो मैग्नीशियम के प्रेजेंस में हम लोग फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड और इग्नाइट रिएजेंट बना सकते हैं। अब और एक है कि अगर उर्ज रिएक्शन करेंगे वो भी हम लोग कर सकते हैं, और डाई इन प्रेजेंस ऑफ आयोडोबेंजीन कॉपर के प्रेजेंस में जो रिएक्शन डबाई फिनाइल सिस्टम भी तैयार हो सकता है। रिएक्टिविटी क्या है, अगर हम लोग फिनाइल के केस में देखेंगे तो फिनाइल क्लोराइड इज वेरी वेरी अनरिएक्टिव, एंड इन केस ऑफ बेंजाइल केस, इन केस ऑफ एसिटाइल केस में भी ऐसे रिएक्शन कर सकता है। अब हम लोग बात करेंगे अल्कोहल। 1 मिनट प्लीज। Okay, now coming to the alcohol. What about alcohol? Alcohol is different type. जैसे वाटर है वो डेट इज HOH, बट एक H अगर रिप्लेस होगा कोई भी एल्किल और एराइल ग्रुप से, उसको अल्कोहल नहीं तो फेनॉल कहेंगे। अगर एराइल ग्रुप रहेगा फेनॉल, अगर R रहेगा अल्कोहल। अगर दोनों हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाएगा तो उसको कहेंगे इथास। ठीक है, अब अल्कोहल जो होता है वो मतलब मोनो अल्कोहल हो सकता है और ऑल हो सकता है, और नहीं तो डायॉल भी हो सकता है, 1 2 डायॉल, जैसे 1 2 इथेन डायॉल, 1 2 3 पोजीशन पे भी हो सकते हैं, 1 2 3 ट्रायॉल भी हो सकता है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी और 2 ब्यूटानॉल और 3 ब्यूटानॉल, मतलब इस तरह का भी हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि जेम डायॉल, अगर मतलब स्ट्रक्चर अगर देखेंगे जनरली जेम डायॉल इज, जैसे जेम हैलाइड हम लोग देखे थे, तो जेम डायॉल जो होगा इज वेरी वेरी अनस्टेबल। जेम डायॉल क्या होता है, वाटर रिमूव होके एसीटोन कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन और एल्डिहाइड में। और
एलाइल अल्कोहल और जो 2 पोजीशन में एलाइल जो होता है लैक्टिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, इस टाइप स्ट्रक्चर होता है। जनरली इसका जो स्ट्रक्चर है 108.5 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है, और जनरली हम लोग वाटर के केस में 104 के आसपास जानते हैं, ठीक है, बट इन केस ऑफ अल्कोहल दिस इज 108.5 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल कैसे चेंज हो रहा है, ये आपको वेस्पर थ्योरी और बॉन्डिंग हम लोगों को थोड़ा जानना पड़ेगा। प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्किन में अगर वाटर एडिशन करेंगे तो हो सकता है। एल्किन में BH3 बोरोन कंपाउंड, पहले बोरोन के साथ BH3 के साथ बोरेन के साथ अटैच करके फिर H2O2 NaOH से रिडक्शन कर देंगे तो भी अल्कोहल बन सकता है। एल्किल हैलाइड से हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके बना सकते हैं। एस्टर को भी हाइड्रोलिसिस करके हम लोग अल्कोहल बन सकता है। ईथर को हाइड्रोलाइज करके अल्कोहल बन सकता है। एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोलिस रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन करके भी अल्कोहल बन सकता है, और जो एल्डिहाइड कीटोन है उसमें भी ग्रिग्नर रिएजेंट अटैक करके अल्कोहल बन सकता है। तो these are the all procedures little bit. Now what is absolute ethanol? Absolute ethanol is 100% जो इथानॉल होता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट इथानॉल कहते हैं, ठीक है। दैट इज प्योर इथानॉल और एब्सोल्यूट इथानॉल वो 351 केल्विन में प्रिपेयर किया जाता है। जनरली जो होता है 5% 95% इथानॉल और 5% वाटर के साथ मिलकर जो होता है उसको 95% जो होता है उसको रेक्टिफाइड स्प्रिट हम लोग कहते हैं, और उसको भी डिस्टिल करेंगे तो हम लोग को अल्कोहल मिल सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अल्कोहल जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके रिएक्शन करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अल्कोहल सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम अल्कोक्साइड तैयार करेगा, और वाटर CH3OH प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, जनरली डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ क्या है, वाटर का एसिडिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका एल्किल ग्रुप इनकॉर्पोरेट होते जाएगा तो धीरे धीरे अपना OH में जो ऑक्सीजन का जो एसिडिटी है वो धीरे धीरे लेस होता जाएगा। अब अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करें तो सोडियम इथोक्साइड हो सकता है। HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ONO2 नाइट्रोग्लिसरीन तैयार हो सकता है। गिग्नर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल और MgX ये सब तैयार हो सकता है। और एक हो सकता है कि अगर हेलोजन, जैसे हेलोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, फास्फोरस ट्राइहैलाइड और थायोनिल क्लोराइड ये सबसे रिएक्शन करेगा तो भी एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट होगा। तो दिस इज, if you read one chapter it will be interconvertible from one chapter to another chapter. Similarly in case में भी देखो कैसे कैसे रिएक्शन हुआ, OH पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में ROH हुआ, फिर X- अटैक करके RH तैयार हुआ। फिर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हुई थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्शन होगा, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन ऐसे होता है कि OH पहले अटैक करके ऐसा एक कंपाउंड बनाता है, फिर इस कंपाउंड अब हाईली लिविंग ग्रुप जिसमें Cl अटैक करेगा तो तुरंत ये निकल जाएगा और यहाँ क्लोरीन तैयार होगा। सिमिलरली इस केस में क्या है, पहले पॉजिटिव आयन ऐसा तैयार होगा, फिर यहाँ क्लोरीन अटैक करके इस प्रकार का तैयार होगा। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड। ROH जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके साथ PbR3 का रिएक्शन करके RO3P और 3HBr ये तीनों हो सकता है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप के वजह से होता है, सेम प्रोसीड्यूर। अल्कोहल को अगर H2SO4 से अगर हीट करेंगे तो एल्किन बनता है, ठीक है। अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले एल्डिहाइड और कीटोन, उसके बाद एसिड कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट डायोल्स। डायोल्स जो होता है, डायोल्स को एक्चुअली क्या है, डायोल्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि मोनो अल्कोहल मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड को अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट से अगर रिएक्शन करेंगे तो हो सकता है। इथिन के केस में अगर दोनों केस में KMnO4 से अगर रिएक्शन करेंगे तो डायोल तैयार होता है। अब डायोल को क्या है कि H2SO4 के प्रेजेंस में पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है, और HiO4 के प्रेजेंस में दोनों आई बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करके CHO फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे
अब हम लोग देखेंगे कि लैब में कैसे अल्कोहल को डिटेक्ट किया जाएगा। लैब में जनरली प्राइमरी अल्कोहल को HCl और जिंक क्लोराइड से ट्रीट करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, और सेकेंडरी अल्कोहल को अगर ट्रीट करेंगे तो उसमें वेरी फास्ट रिएक्शन करता है, और टर्शियरी और एल्किनाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्लाउडी फॉर्म हो जाता है। तो दिस इज जनरली द लुकास टेस्ट कहते हैं, इस रिएक्शन से हम लोग जान सकते हैं। फेनॉल की बात करेंगे तो फेनॉल में मोनोहाइड्रिक फेनॉल हो सकता है, मतलब एक ही OH रह सकता है। दो रहेगा हाइड्रोजन तो उसको दो, अगर ऑर्थो पोजीशन में दो OH तो उसको कैटेकॉल, मेटा पोजीशन में रेसोर्सेनॉल और पैरा पोजीशन में क्विनॉल। बट अगर एक सिंगल, जैसे OH के केस में फेनॉल, अगर मिथाइल मतलब टोलुइन के केस में अगर ऑर्थो पोजीशन पे रहेगा तो क्रेसॉल, और मेटा पोजीशन पैरा पोजीशन पे रहेगा तो पैराक्रेसॉल। ठीक है। ट्राईहाइड्रिक को फ्लोरोग्लिसिनॉल कहते हैं। ट्राईहाइड्रिक को क्या कहेंगे? फ्लोरोग्लिसिनॉल। अगर 135 अगर होगा, अगर 124 अगर होगा तो हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, और अगर 123 रहेगा तो इसको कहें पायरोगैलोल। ठीक है। 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी है, और दोनों हाइड्रोक्सी इस टाइप का भी स्ट्रक्चर है। जनरली फेनॉल क्या होता है, ऊपर में एक पाई क्लाउड, नीचे एक पाई क्लाउड, और जनरली ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर ऐसे करके मतलब ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, 1 मिनट, नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जनरली अल्कोहल भी हाईली जो OH के साथ रिएक्ट, मतलब OH हाइड्रो वाटर सॉल्युबल होता है। कैसे? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार होता है। ठीक है। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ फिजिकल स्टेबिलिटी मिलता है। अब फेनॉल कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? जैसे एराइल सल्फोनेट के साथ रिएक्शन करके, NaOH के साथ रिएक्शन करके हो सकता है, फेनोलिक एसिड के साथ सोडा लाइम का रिएक्शन करके हो सकता है, बॉइलिंग डायजोनियम सॉल्ट के साथ वाटर के रिएक्शन करके हो सकता है, और बिगनर रिएजेंट के अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तब भी हो सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? 1 मिनट। ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ROH अगर मान लीजिए कोई भी अल्कोहल होगा, अल्कोहल ऑक्सोनियम आयन तैयार करता है, बट फेनॉल नहीं करता है। फेनॉल क्या होगा? फेनॉक्साइड आयन तैयार करता है। जनरली अल्कोहल का हाइड्रोजन एसिडिटी बहुत ही कम होता है, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस फेनॉक्साइड आयन तैयार होता है। बट इन केस ऑफ फेनॉल, फेनॉल के केस में दिस एसिडिटी इज वेरी वेरी हाई इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, it is readily convert to sodium phenoxide। जैसे फेनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऐसा होता है। अब अगर हम लोग एसिडिटी के बात करेंगे तो फेनॉल का देखिए पीके 9.95, पैराक्रेसोल का 10.17, क्लोरो जब होगा उसके इसमें 8.85, पैराक्लोरो 9 तो मेटा क्लोरो जो है इसके केस में -I इफेक्ट की वजह से थोड़ा ज्यादा एसिडिक हो रहा है। सिमिलरली नाइट्रो के केस में देखिए 8.28, और जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल जो होता है उसके इसमें 0.38, इट इज वेरी वेरी एसिडिक। ठीक है, वेरी वेरी एसिडिक। फेनॉल जनरली क्या है, देखिए ये आई इफेक्ट के वजह से CH3 इसमें डिसरप्ट कर रहा है, बट इन प्रेजेंस ऑफ दूसरे केस में इन प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप दिस नेगेटिव आयन इज स्टेबलाइज्ड। अब फेनॉल कैसे रिएक्शन करता है? जैसे एल्किल ग्रुप क्या होता है, HBr के प्रेजेंस में RBr होता है, बट फेनॉल अगर PCl5 से रिएक्शन करेंगे तो वेरी पुअर ईल्ड हम लोगों को मिल सकता है। अगर फेनॉल अगर जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो उस केस में भी OH ग्रुप निकाल के चल जाता है। फेनॉल जनरली NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम फेनॉक्साइड इस प्रकार का तैयार करेगा। अब फेनॉल जो है एक्वास NaOH और उसके बाद CH3Br के साथ रिएक्शन करके OCH3 हो सकता है,
और O माइनस किसी भी अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके OR तैयार हो सकता है। एसिटाइल क्लोराइड के साथ इस तरह का एस्टर टाइप कंपाउंड तैयार करेगा, फिनाइल एसीटेट तैयार करेगा। बेंजोइल क्लोराइड के साथ फिनाइल बेंजोएट तैयार करेगा। ब्रोमीन वाटर के साथ ट्राइब्रोमो बेंजीन तैयार करेगा। अब ट्राइब्रोमो अगर ब्रोमीन वाटर के इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर करेंगे तो ये रिएक्शन होगा, बट अगर हम लोग इसी रिएक्शन को अगर हम लोगों को एक ही ब्रोमीन के दो ब्रोमीन हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना है तो उस केस में क्या है, हम लोग पार्शियली इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और लेस पोलर सॉल्वेंट जैसे CH2 क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड में करेंगे तो उसमें हम लोगों को जस्ट 2 और 4 प्रोडक्ट ही सिलेक्टिव मिल सकता है। ऐसे HNO3 से रिएक्शन करेंगे तो HNO3 से रिएक्शन करने के समय भी हम लोगों को पैरानाइट्रो और ऑर्थोनाइट्रो दोनों टाइप का कंपाउंड हम लोगों को मिलेगा। HNO3 के साथ नाइट्रेशन में दो टाइप का प्रोडक्ट, सल्फोनेशन में भी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल सकता है। एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, फिरिल का रिएक्शन में भी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। और एल्किल हैलाइड के साथ जब जो एल्काइल हैलाइड मतलब एसिड हैलाइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो उस समय क्या होगा, पहले OCOR फॉर्म होगा, उसके बाद वो फ्राइज रीअरेंजमेंट के थ्रू OHCOR इस प्रकार का प्रोडक्ट होगा। अब OH जो दो ग्रुप है उसके साथ अगर CH3CH2CN रिएक्शन करता है तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को कीटोन जो एसिडोफेनोन डेरिवेटिव हम लोगों को मिलता है। नेक्स्ट है राइमार्टिनियन रिएक्शन। राइमार्टिनियन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कार्बिन इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है और उसमें क्या होता है, ऑर्थो CH-Cl2 प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, जहां से हम लोग सैलिसैल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है कि पहले CH-Cl2 फॉर्म होगा, फिर इन प्रेजेंस ऑफ NaOH बेस के प्रेजेंस में दिस विल कन्वर्ट टू CO2। अगर हम लोग कोल्बे रिएक्शन अगर CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो सैलिसाइलिक एसिड फॉर्म होगा। अगर कोल्बे इसके साथ करेंगे तो कोल्बे रिएक्शन होगा। अच्छा, गैटरमैन कॉज रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड और HCl अगर रिएक्शन होगा तो उसमें फॉर्माइलेशन रिएक्शन होगा जिसमें CHO इनकॉर्पोरेट होता है। सिमिलरली अगर देखेंगे कि गैटरमैन सिंथेसिस उसमें क्या कैसे होता है, तो बेसिकली पहले HCN के साथ जिंक क्लोराइड ऐसे रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट बनाएगा जिसमें C डबल बॉन्ड NH ऐसा इंटरमीडिएट तैयार होगा। उसमें क्या होगा, जो बेंजीन रिंग है और फेनॉल का जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, और दिस इज नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फर्दर हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस इमीन बॉन्ड। दिस इज इमीन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन क्या होगा, अगर ऑक्सीडाइज करेंगे हम लोग तो उसमें हम लोगों को ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिल सकता है। ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हम लोगों को मिल सकता है, जैसे 1,4-क्विनोन और बेंजोक्विनोन हम लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। कॉन्डेंसेशन रिएक्शन अगर करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ फेनॉल तो हम लोगों को क्या मिलेगा, फेनोल्फथेलिन मिल सकता है। ठीक है, फेनोल्फथेलिन इज यूज्ड एज ए pH इंडिकेटर। और अगर हम लोग फेनॉल में अगर हम लोग मिथानल और फॉर्मेल्डिहाइड पैराफॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हम लोगों को इस प्रकार का बैकेलाइट और पॉलीमर कंपाउंड हम लोगों को मिल सकता है। और फेनॉल अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो डायजो कपलिंग प्रोडक्ट हम लोगों को मिल सकता है। नेक्स्ट लिबारमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। इस रिएक्शन के थ्रू हम लोगों को क्या मिल सकता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ आयोडो इंडोफेनॉल, इस टाइप का प्रोडक्ट हम लोगों को लिबारमैन नाइट्रोसो कंपाउंड रिएक्शन के थ्रू मिल सकता है। नेक्स्ट ईथर। ईथर मतलब क्या है कि जो अल्कोहल का दोनों हाइड्रोजन जो है मतलब वाटर का, पहले एक हाइड्रोजन अगर चला जाता है तो दूसरा हाइड्रोजन रहता है तो उसको अल्कोहल कहते हैं। अगर दोनों हाइड्रोजन अगर एल्किल ग्रुप और एराइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे ईथर। ईथर का जो बॉन्ड होता है जनरली 110 डिग्री होता है। इसमें जैसे इथॉक्सी इथेन होता है, टर्शियरी इथॉक्सी इथेन होगा,
मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन हो सकता है, 2 इथॉक्सी फेनॉल हो सकता है, इस प्रकार का प्रोडक्ट हो सकता है। जनरली साइक्लिक इथर्स भी मिल सकता है, जैसे ऑक्सीरेन, ऑक्सोलेन, 1,4 डाइऑक्सेन, ये सब होगा साइक्लिक। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है 18 क्राउन 6 क्रिप्टेंट, इस प्रकार का। और हो सकता है कि बीच वुड टार, ठीक है, गुआकॉल, इवोनल, एनेथॉल, इस टाइप का जो इथार कंपाउंड है, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ साइक्लिक इथार इन एरोमेटिक सिस्टम। कैसे इथार प्रिपेयर किया जाएगा? इथार को 3 स्टेप में प्रिपेयर किया जा सकता है: एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस, न्यूक्लियोफिलिक डिस्पर्सन, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जनरली एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में पहले अल्कोहल निकाल के कार्बोनियम आयन तैयार होगा, फिर उसमें और दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करके ऐसा फॉर्म हो सकता है। ओके, तो दिस इज द रिएक्शन। पहले ऑक्सोनियम आयन तैयार होगा, फिर ऑक्सोनियम आयन में SN2 रिएक्शन के थ्रू रिएक्शन हो सकता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है? पहले एक अल्कोहल को पहले उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड में कन्वर्ट होगा, फिर एल्किल हैलाइड के साथ SN2 रिएक्शन करके एथर फॉर्म होगा। दिस इज द मेथड। नेक्स्ट बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एपोक्साइड। एपोक्साइड कैसे फॉर्म हो सकता है? इन प्रेजेंस ऑफ मेटाक्लोरोपारबेंजोइक एसिड। दिस इज क्लोरो पोजीशन, मेटा पोजीशन पे दिस इज बेंजोइक एसिड का एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे पारबेंजोइक एसिड। इसका मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है, इसीलिए मेटा क्लोरोपारबेंजोइक एसिड, इसके साथ CH2Cl2 रिएक्शन करके इस प्रकार का प्रोडक्ट होगा। तो MCPP अगर रिएक्शन कराएंगे डबल बॉन्ड इसके साथ, तो ऑक्सीजन होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन होगा। तो कोई भी डबल बॉन्ड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो दिस इज साइक्लिक इथार फॉर्म करेगा। कैसे फॉर्म होता है? तो थोड़ा रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है। अगर ब्रोमीन, अगर इस ईथर में अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर दे देते हैं तो इस प्रकार का ब्रोमोनियम आयन के थ्रू रिएक्शन होता है। और जनरली ये बनने के बाद उसमें अगर NaOH दे देंगे तो ये वहाँ से हाइड्रोजन निकाल कर यहाँ ब्रोमीन को रिप्लेस करके ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है। दिस इज द पाथवे। और कुछ कैटलिस्ट है, डाइट बोल के कैटलिस्ट है, जिसके प्रेजेंस में सिलेक्टिव मतलब एक ही फेज में जो इपॉक्सीडेशन वो हम लोग कर सकते हैं। मतलब 2 फेज होता है, एक अप फेज एक डाउन फेज, तो फेज सिलेक्टिव हम लोग इथारिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है? इथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना नहीं है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन, इसीलिए इथर क्या होता है, जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत लेस है कंपेयर टू अल्कोहल। अगर हीट देंगे तो इथर जो है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, मतलब HI और HBr, ये ब्रेक हो सकता है। ठीक है, दिस इज द पाथवे। पहले क्या होगा, इथर बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा? इथर पहले क्या होगा, H+ के प्रेजेंस में इस प्रकार का एक फॉर्म करेगा, फिर यहाँ SN1 रिएक्शन करके फिर ब्यूटाइल कार्बोकैटायन तैयार होगा, जहाँ ब्रोमीन माइनस अटैक करके इस प्रकार का प्रोडक्ट तैयार होगा। अब क्या है कि दिस RO SiCH3CH3CH3 उसके साथ वाटर रिएक्शन करके ROH SiCH3CH3O SiCH3CH3 इस प्रकार का तैयार होगा। जनरली एनिसोल अगर HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है, अल्कोहल फेनॉल प्लस CH3I। बट उल्टा रिएक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो बेंजीन का जो कार्बोकैटायन होगा दैट विल बी वेरी वेरी अनस्टेबल। इपॉक्साइड में अगर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेंगे तो दोनों साइड में रिएक्शन हो सकता है, तो दोनों साइड में रिएक्शन होकर 2 प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे इस प्रकार का इपॉक्साइड है, इसको अगर H3O+ के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो डायोल, रेसिमिक डायोल हम लोगों को मिल सकता है। हर केस में देखिए रेसिमिक डायोल। बट अगर हम लोग क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्शन करेंगे तो क्लोरीन वहां जाके बॉन्ड खुलेगा, तो हम लोगों को क्लोरो माने 1 क्लोरो और 2 हाइड्रोक्सी 1 क्लोरो
बेंजीन हम लोगों को प्रोपेन हम लोगों को मिल सकता है। जनरली जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन है RONA के साथ इस प्रकार का प्रोडक्ट होगा, NaCN के साथ इस टाइप का प्रोडक्ट होगा, NaSH के साथ SH प्रोडक्ट होगा, RMGS के साथ RCH2CH2। मतलब किसी एक कंपाउंड में अगर 2 CH2 हम लोगों को बढ़ाना है तो हम लोग इस प्रोसीड्योर को फॉलो करके कर सकते हैं। और एक होता है क्राउन ईथर। क्राउन ईथर को इस प्रकार से दिखता है। क्राउन ईथर में देखिए बहुत सारे ऑक्सीजन रहता है, जिसको लिंकेज जो ऑक्सीजन का दोनों ऑक्सीजन का लिंकेज है CH2CH2। तो बेसिकली जो 18 क्राउन 6 है, मतलब देखिए ये कैसे होता है, काउंटिंग होता है। देखिए टोटल 18 सेंटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल 18 सेंटर और 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन। तो इसीलिए इसका नाम है 18 क्राउन 6। इसमें देखिए कि 12 सेंटर है और 4 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है, इसीलिए 12 काउंट को। इसमें 15 सेंटर है, 5 कार्बन है, 5 ऑक्सीजन है, इसीलिए इसका नाम है 15 क्राउन 5। और दिस टाइप ऑफ कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन रहता है और ऑक्सीजन भी रहता है, तो इसका उनका क्रिप्टेंट नाम है। अब हम बात करेंगे जो फाइनल चैप्टर, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन जनरली CHO और CH3CO जो होता है इस प्रकार का होगा, मतलब C डबल बॉन्ड O और CHO इस प्रकार का हो सकता है। जनरली इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है माने लोअर स्टेट में, और अपर स्टेट जो होता है वो वैकेंट रहता है। ठीक है, अपर स्टेट जो है पाई बॉन्ड का मतलब वैकेंट रहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है इजीली ट्रांजिशन हो सकता है। अब है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है, उसमें हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक होगा कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो पार्शियली अगर देखेंगे इस बॉन्ड में, पार्शियल कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इस प्रकार का प्रोडक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, सो एल्डिहाइड कीटोन इज बेसिकली जो होता है कहाँ से प्रिपेयर होगा, वो अल्कोहल को हम लोग अगर सिलेक्टिव रिडक्शन कर सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करेंगे तो अब एल्डिहाइड मिल सकता है। जब प्राइमरी होगा तो वहाँ से हम लोगों को एल्डिहाइड मिलेगा, अगर सेकेंडरी होगा तो उससे हम लोगों को कीटोन मिलेगा। और कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे कैल्शियम मिथानोएट के साथ कैल्शियम मिथानोएट को अगर हीट करेंगे इथानॉल फॉर्म होगा। सिमिलरली इस प्रकार का और भी मेथड है, जिस मेथड को फॉलो करके हम लोग इसको बना सकते हैं। अब रिएक्शन कैसा होगा एल्डिहाइड कीटोन का, रिएक्शन है मतलब क्या है, एल्डिहाइड का एक अल्फा हाइड्रोजन जो है एसिडिक, इसके वजह से भी कुछ रिएक्शन कर सकता है। और न्यूक्लियोफाइल जो है, अगर वो कार्बन सेंटर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है, यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो यहाँ अटैक करेगा, और अगर इलेक्ट्रोफाइल रहेगा तो इस केस में क्या बात है, वहाँ बात